ऑनलाइन क्लासेज अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। राष्ट्रवाद एक ऐसा विषय होता है जिसके विषय में जितना कहा जाए, जितनी उसके विषय में लिखा जाए, वह उसके प्रति अल्प ही होता है। तो आज हम इसके पहले जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और आज का जो चैप्टर है वो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो आइए देखते हैं कि नेशनलिज्म क्या होती है, कैसे व्यक्ति के अंदर जनरेट होती है। तो लेट्स कम एंड सी व्हाट इज द नेशनलिज्म एंड हाउ कैन इट ओरिजिनेट इन माई हार्ट एंड हाउ कैन डेवलप्ड इन माई हार्ट। लेट्स सी ऑन द वाइट बोर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नेशनलिज्म? राष्ट्रवाद क्या है? इट मीन्स राष्ट्रीय चेतना के उदय से, अर्थात राष्ट्रवाद वह वेदना है या व्यथा है जो राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से ही उदय होती है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें देश के सारे लोग, चाहे वो जिस समुदाय के हों, चाहे वो जिस जाति के हों, चाहे जिस परंपरा को मानते हों, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वे सब एक होते हैं। उसी को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। यानी अपनी सारी संस्कृति, अपनी सारी ऐतिहासिकता सबका साझा करते हैं हम, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और राष्ट्रवाद की शुरुआत भारत में अगर हम देखें तो 1757 से धीरे धीरे शुरू हो गया था, है ना। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, तो इस तरीके से राष्ट्र के प्रति अपने प्यार को लोगों ने 1757 से ही धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया था। और फिर घटना एक घटती है मार्च 1857 में बैरकपुर में, जहां पर मंगल पांडे ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वह भी राष्ट्रवाद का एक ज्वलंत उदाहरण था, मतलब अद्वितीय कह सकते हैं, उसके जैसा कोई नहीं, है ना। देश के लिए मतलब मर मिटने की भावना। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज यूं ही मिटा सकते नहीं, है ना। इन सब चीज़ों को लेकर के ही राष्ट्रवाद का उदय होता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, ये सब क्या है? बस इतनी सी है आरजू। ये सब क्या है? ये सब राष्ट्रवाद की भावनाएं हैं जो हमारे मन में, हमारे हृदय स्थल से, हमारी अंतरात्मा से राष्ट्र के प्रति निकलती हैं। वही क्या है? राष्ट्रवाद है। आप इसको चाहें तो इस पूरे टॉपिक को, मोबाइल को 1 सेकंड के लिए पॉज करके आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर इस लेक्चर को आप मैक्सिमम 50 टाइम सुन लेंगे तो इसमें नो डाउट कि आपको इसको लिखने की, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लिख के पढ़ते हैं तो इट इज़ द बेटर वे ऑफ द लर्निंग। सो आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सी एंड राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। क्यों? देखना, लिखना और पढ़ना एक उचित माध्यम है अध्ययन का। तो आइए देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के रीजन क्या थे। 1919 से लेकर के 1947 का जो पीरियड माना जाता है वो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। क्यों? गांधी जी ने देश के लिए वो सारे काम कर दिए जो 1900 के पहले लोग
सोचते थे कि करना चाहिए। आप देखो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक को मुद्दा बना लिया। और नमक एक ऐसी चीज है भैया जो समाज का सबसे छोटे तबके का आदमी है, एकदम बेस में है, एकदम जिसको कहते हैं ना नमक रोटी खा करके जिंदगी बसर करना, उसको भी नमक की जरूरत है। और एक आदमी जो 5 स्टार होटल में बैठ करके खाना खाता है, उसको भी नमक की जरूरत है। तो महात्मा गांधी ने देश में राष्ट्रवाद पैदा करने के लिए उस चीज को चुना जो वाकई हमारे देश की नस थी, हर व्यक्ति की दुखती हुई रग थी, उसको महात्मा गांधी ने टच किया और वहीं से राष्ट्रवाद का एक तूफान सा खड़ा हो गया। फिर देखिए आंदोलन पे आंदोलन, आंदोलन पे आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, तो फिर इधर भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, तो फिर वो देखिए असहयोग आंदोलन चल रहा है। मतलब गांधी जी का आगमन यानी आंदोलनों की शुरुआत। आइए महात्मा गांधी के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। तो अच्छा, महात्मा गांधी से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। चलिए देख लेते हैं भाई, 2-4 लाइन की टॉपिक है, देख लेते हैं। आइए, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण ने भी राष्ट्रवाद में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब सामाजिक कारणों में क्या था? सामाजिक कारणों में था भारत में उस समय जो प्रथाएं व्याप्त थीं, वो उस समय उस समाज की दृष्टि से उत्तम प्रथाएं थीं, जैसे सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, बाल हत्या हो, और सती प्रथा भी। उस जमाने में सती प्रथा हमारे समाज की खास करके उच्च वर्ग में एक आवश्यकता थी। बड़े बड़े लीडर ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इनका नाम इसके समाप्ति के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन विडंबना देखिए कि राजा राम मोहन राय सती प्रथा के प्रखर विरोधी थे। उन्होंने इस पर एक पुस्तक भी लिखी। उस पुस्तक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जिस पुस्तक को राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर लिखी, सती प्रथा का विरोध किया, उस पुस्तक का नाम या उस पत्रिका का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर? आगे देखते हैं। तो राजा राम मोहन के साथ सबसे बड़ी घटना क्या घटी? सती प्रथा के प्रखर विरोधी, धुर विरोधी जिसको कहते हैं, उनके घर में घटना घट गई। उनकी भाभी अलका मंजरी को खुद सती होना पड़ा। मतलब इतने पढ़े लिखे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के घर में, जो ऐसे खानदान, मतलब कलकत्ता में मान के चलिए कि एक उच्च खानदान था उनका भाई, लेकिन नहीं, सती प्रथा में उनकी भाभी को, अलका मंजरी को सती होना पड़ा। राम मोहन राय जी बहुत विचलित हुए, लेकिन क्या कर सकते थे, क्योंकि समाज की मांग यही थी। आप देखो ठगी प्रथा भी थी। तो इस तरीके से कुछ सामाजिक प्रथाएं थे जिन सामाजिक प्रथाओं को अंग्रेजों ने समाप्त करने की कोशिश की। आप देखो कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने का नियम बनाया, जो कहीं ना कहीं भारतीय सामाजिक परंपराओं पर कुठाराघात था। इसलिए भारतीय समाज अंग्रेजों के विरुद्ध आ गया। अगली टॉपिक है नस्लीय भेदभाव। उस समय में क्या था, चाहे पार्क हो, विद्यालय हो, कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, सिनेमा हॉल हो, ट्रेन हो, एसी फर्स्ट क्लास डिब्बे हो ट्रेन के, वहां पर लिखा होता था, बोर्ड पे लिखा होता था, डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। मतलब कुत्ते और भारतीय उस जगह पर नहीं जा सकते हैं। ये क्या है भाई? नस्लीय भेदभाव ही तो है। तो इसने भी भारतीय समाज को अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित किया। अगला बिंदु क्या है? साम्राज्यवादी शासन से असंतोष। क्यों असंतोष हुआ?
क्योंकि जो साम्राज्यवादी व्यवस्था थी वह व्यवस्था भारत में जितनी भी प्राकृतिक रिसोर्सेस थी उनका वो दोहन करते थे और उससे भारत को कोई लाभ होने वाला नहीं था। तो इससे भी साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध हमारे मन में असंतोष व्याप्त था। आर्थिक कारण देखें, दादा भाई नौरोजी एक बड़ा नाम है यार। मतलब आप समझो कि फिन्सबरी से वो पहली बार इंग्लैंड में फिन्सबरी से इंग्लिश की पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। मतलब एक नया नाम है भारतीय इतिहास में। दादा भाई नौरोजी का एक लंबा और बड़ा नाम है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया इन इंडिया में लिखा कि भारत और अंग्रेजों के मध्य, भारत और इंग्लैंड के मध्य एक नाला बना हुआ है। उन्होंने वेल्थ ऑफ ड्रेन थ्योरी दी कि वह नाला ऐसा है जिसमें भारत का पैसा बह करके अंग्रेजों के देश इंग्लैंड जा रहा है, लेकिन उससे हमको कोई लाभ नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं धार्मिक कारण क्या था। धार्मिक कारण तो सबसे बड़ा कारण, भाई जो भारतीय सैनिक थे वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे। इन सैनिकों को सेना में अपने धर्म का पालन करने की कोई इजाज़त नहीं होती थी। तो इस तरीके से ये धार्मिक, इतना ही नहीं, हमारे यहाँ उस ज़माने की बात हो रही है जब ऐसी व्यवस्था थी कि समुद्र के पार जाना क्या मतलब आपके धर्म का नष्ट हो जाना था। तो अब जैसे कोई हिंदू है तो वो टीका नहीं लगा सकता है सेना में, कोई मुस्लिम है तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता है, कोई सिख है तो वो साफा नहीं बांध सकता है, पगड़ी नहीं बांध सकता है। तो इन सब चीज़ों से भी भारतीय समाज में असंतोष व्याप्त हुआ। और सबसे बड़ी घटना तो उस चर्बी वाले कारतूस ने कर दिखाया। जानते हैं क्या था? गाय और सूअर की चर्बी लगी थी कारतूस में, गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। और उस चर्बी को प्रयोग करने से पहले भैया दांत से काटना पड़ता था। अब सोचो कि अगर हिंदू गाय के चर्बी मुंह में लगाए लीस तो उससे बड़ा नकिष्ट कोई नहीं। मतलब वो, मतलब क्या कह सकते हैं, उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट नहीं, भ्रष्ट हो गया भाई। और मुसलमान का सबसे घृणित पशु सूअर, अगर उसकी चर्बी लगा कारतूस उसको अपने मुंह में लगाया, उसने अपने मुंह में लगाया तो उसका धर्म भ्रष्ट, यानी इस्लाम से निष्कासित। तो इस गाय और सूअर वाली कारतूस ने आग में घी का काम किया। मतलब कि अंग्रेजों के प्रति एकदम पूरा बवंडर पैदा कर दिया इसने। और भैया इतना ही नहीं, बैरकपुर के उस मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट को गोली मार दी। कहा भैया इस अपराध से तो अच्छा है, गाय का मांस खाने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं यार। और मरूंगा तो अपना ही नहीं, मैं भी मरूंगा सनम, तुम्हें भी ले जाऊंगा। मैं तो जाऊंगा सनम, तुम्हें भी ले जाऊंगा। हैरसे को भी वो हर ले गया, कहीं चलो हम चलित है। अंत में उसको फिर कोर्ट मार्शल किया गया, उसको फांसी हो गई 18 अप्रैल, हाँ शायद 18 अप्रैल को, मार्च की घटना है। 18 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मतलब इतना कड़ा कानून अंग्रेजों का। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया गया। देखिए हुआ क्या, 1784 में भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए और अंग्रेजी ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए जेम्स प्रिंसेप ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। उस एशियाटिक सोसाइटी का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि जितने भी अंग्रेजी ग्रंथ हैं उनका भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाए और जो भारतीय ग्रंथ हैं उनका इंग्लिश भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाए। इससे क्या होगा, उन अंग्रेजी ग्रंथों को हम भारतीय भी पढ़ पाएंगे। और उन अंग्रेजी ग्रंथों के अध्ययन के बाद हमने क्या किया, हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और बढ़ने लगी। राष्ट्र के प्रति जो प्यार था वो बढ़ने लगा।
आइए यातायात का विकास। भाई अंग्रेज ये जानते थे कि भारत छोड़कर उन्हें नहीं जाना है, इसीलिए अंग्रेजों ने भारत में रेल और जलयान का विकास तेजी के साथ किया। सबसे ज़्यादा विकास तो उन्होंने रेलवे के विभाग में किया। भारत में पहली बार 1853 में गवर्नर जनरल कौन था भाई? आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, मैं नहीं जानता हूं। आप मेरी मदद कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 1853 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था जिसके देखरेख में रेलवे लाइन का विकास किया गया। और पहली लाइन मैं आपको बताऊं, भारत में जो पहली रेल लाइन बनी वो मुंबई टू ठाणे यानी महाराष्ट्र में बनी। बंबई से ठाणे के बीच में वो पहली रेल लाइन बनी और चली भी। लेकिन यार मुझे वो उसका नाम नहीं याद आ रहा है गवर्नर जनरल का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1853 में। आइए देखते हैं, भारतीय साहित्य, गीत, कविता, समाचार पत्र, इसने क्या योगदान दिया भारत के राष्ट्रवाद में? इसने क्या योगदान दिया जानते हैं आप लोग? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्लियर? मतलब हम तो भाई नदी को भी, इतनी ममता नदियों को जहां हम माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर, इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब गीत है, साहित्य है, कविता है, समाचार है। भाई हम लोग तो ऐसे व्यक्ति के लोग हैं, ऐसी विचारधारा के लोग हैं। इससे क्या होता है? हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं धीरे धीरे जन्म लेती हैं, अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान बढ़ता है। इन सब चीज़ों को कहने से, ऐसे गीतों को गाने से, आप सुनो, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला। कारण क्या है इन सब का? इन सब का यही कारण है कि ऐसे गीत, ऐसे साहित्य, ऐसी कविताएं, ऐसे समाचार पत्र हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जन्म देते हैं। आप सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़िए, बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। क्या है ये सब? ये सब चीज, ये सब कविताएं, ऐसे गीत हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना का संचार करते हैं। साहित्य में आकर देखते हैं, साहित्य में तो उस काल में 1857 में बीडी सावरकर द्वारा लिखी गई बुक भारतीय स्वतंत्रता समर क्रांतिकारियों के लिए बाइबिल थी। मतलब कि उस बुक पर, उस किताब पर इतनी ज़्यादा डिमांड थी उस किताब की कि उस पर अंग्रेजों को प्रतिबंध लगाना पड़ा। और इतना ही नहीं भैया, वह किताब इंडिया में ना छपकर, इंग्लैंड में ना छपकर, स्कॉटलैंड में छपी। इतनी ज़्यादा डिमांड, इतना ज़्यादा प्रतिबंध उस पुस्तक पर था। आइए देखते हैं प्राचीन संस्कृति का ज्ञान। देखिए हमारे धर्म ग्रंथों में वसुदेव कुटुंबकम की व्यवस्था है। क्लियर? सत्यमेव जयते की व्यवस्था है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है ना? यानी कि सत्य की ही विजय होती है। हमेशा हमें किसके साथ रहना चाहिए? सत्य के साथ रहना चाहिए। स्वामी दया विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना, इन लोगों ने इन प्राचीन संस्कृति ग्रंथों का अध्ययन करके देश में राष्ट्रवाद के प्रति प्रचार प्रसार का काम किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो इतना कह दिया, भैया वेदों की ओर चलो, वेद पढ़ो, जो वेद में लिखा है वही सच और शाश्वत है ना? वसुदेव कुटुंबकम देखिए वेद के ही वाक्य हैं। मुंडको वो सत्यमेव जयते देखिए ये वेद के ही वाक्य हैं। तो इस तरीके से जो प्राचीन संस्कृति और का ज्ञान था उसने हमारे अंदर, जब हमने उसका अध्ययन करना शुरू किया तो उसने राष्ट्रवाद का संचार किया हमारे अंदर। आइए गांधी जी के विषय में थोड़ा जान लेते हैं कि गांधी जी कैसे हीरो बन गए, कैसे आदमी जीरो से हीरो बनता है। गांधी जी आम आदमी नहीं थे भाई। गांधी जी जिस जमाने में लंदन पढ़ने गए थे, मैं कहता हूं मेरे इलाके में, इस पूरे देवी पाटन मंडल में कोई ऐसा माई का लाल नहीं था, कोई ऐसा अमीर आदमी नहीं था जिसका लड़का इंग्लैंड पढ़ने गया हो। वो उस समय की मतलब इतने अमीर थे यार महात्मा गांधी।
तो इतना अमीर आदमी जब इंग्लैंड पढ़ने गया तो उसको कुछ पता ही नहीं था कि अंग्रेज इतने बदतमीज भी हो सकते हैं कि उनके साथ नस्लीय भेदभाव भी हो सकता है। भाई कि तुम काले हो हम गोरे हैं, तो गोरे हैं तो क्या हुआ, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं, तो महात्मा गांधी की विचारधारा थी भाई। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं मानते थे। महात्मा गांधी की विचारधारा थी कि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं, लेकिन अंग्रेज इस विचारधारा को फॉलो नहीं करते थे। वो कहते हैं तुम काले हो तो काले ही रहो, हमसे दूर रहो, ये विचारधारा थी उनकी। आइए देखते हैं भाई, चीज़ें हैं यार, अध्ययन है, थोड़ा क्लास को इंटरटेन करने का एक तरीका होता है कि कैसे हम अध्ययन और अध्यापन करें। आप समझो कि अध्यापक और छात्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। छात्र को जितनी मेहनत करनी होती पढ़ने में, टीचर को ही उतनी मेहनत होती है पढ़ाने में। टीचर उस दिन मर जाता है जिस दिन वो अध्ययन छोड़ देता है। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि अगर बच्चों को अपने जो उसके स्टूडेंट हैं, उसके जो छात्र हैं, उनको कुछ देना है तो खुद पहले कुछ सीखना होगा। आइए देखते हैं महात्मा गांधी, और ये सीख हम महात्मा गांधी से ले सकते हैं कि हमें हर पल नया करना चाहिए। नया नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। आइए इस सीख को हम महात्मा गांधी से सीखते हैं। तो गांधी का युग प्रारंभ करते हैं भाई। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। सिंपल, सारे लोग जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि भाई महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी के जन्मदिन के दिन एक महापुरुष का और जन्म हुआ था। उस महापुरुष का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इंतजार रहेगा आपके उत्तर का मुझे। तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर के गुजरात में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिताजी ही नहीं, इनके बाबा ही नहीं, पिताजी भी राजकोट रियासत में दीवान थे। भाई दीवान का मतलब छोटा मोटा राजा होता है यार। आइए 1888 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए इंग्लैंड गए। अरे भाई छोटे आदमी तो थे नहीं, रियासत के आदमी थे, दीवान थे। बप्पक लगे पैसा रहा, इंग्लैंड पठाई दी, जाओ पढ़ो। आगे देखते हैं, उन्होंने वहां से वकालत की डिग्री, वकील हो गए, बैरिस्टर बन के आए गए यहाँ। 1891 में उन्होंने बम्बई हाई कोर्ट से अपनी वकालत प्रारंभ की, लेकिन उनकी वकालत कुछ ज़्यादा चली वली नहीं है। देखिए जीवन कैसे बदलता है, जीवन में टर्निंग पॉइंट कैसे आते हैं। इसी बीच एक घटना घट गई। 1893 में उन्हें दादा अब्दुल्ला के केस के विषय में साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। अब साउथ अफ्रीका एक तरीके से कह लें तो महात्मा गांधी की कर्म भूमि बन गई। आइए देखते हैं साउथ अफ्रीका में क्या घटना घटी उनके साथ। जो उनके जीवन का सबसे कड़वा अनुभव था वो थी साउथ अफ्रीका की मेरिसबर्ग की घटना। महात्मा गांधी को प्रिटोरिया जाना था, डरबन से प्रिटोरिया जाना था, तो वो जा रहे थे। तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है मेरिसबर्ग। जब ट्रेन मेरिसबर्ग में रुकी तो वहां से कुछ गोरे चढ़े, गोरे माने अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने देखा कि फर्स्ट क्लास में एक कोई काले दिल वाला आदमी बैठा है, मतलब इंडियन बैठा है, काली चमड़ी वाला। पूछा हु आर यू? तो भाई गांधी जी भी बैरिस्टर थे, लंदन से पढ़ के आए थे। आई एम ए बैरिस्टर, आई एम रजिस्टर इन डरबन सिविल कोर्ट। अच्छा, अंग्रेजों का अच्छा, तो फिर आप इस फर्स्ट क्लास के डिब्बे में क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों ने गांधी जी से कहा तो फिर आप इस फर्स्ट क्लास के डिब्बे में क्या कर रहे हैं? गांधी जी ने कहा भैया नाराज ना हो, हमारे पास फर्स्ट क्लास के रेलवे का टिकट है डिब्बे का, और ये रहा मेरा टिकट। अंग्रेजों ने कहा इसको अपने पास रखो। यह बोगी, यह कंपार्टमेंट सिर्फ अंग्रेजों के लिए ही अलाउ है, इसमें इंडियंस और साउथ अफ्रीकन्स आर नॉट अलाउड। महात्मा गांधी ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारे अधिकारों का हनन हो जाएगा। हमें भी तो संवैधानिक अधिकार है कि भाई हमको रेलवे ने पास दिया है, फर्स्ट क्लास का टिकट दिया है, तो हम ट्रेन में सफ़र करेंगे। अंग्रेजों ने कहा ये सब हम कुछ नहीं जानते हैं,
आप इस डिब्बे में नहीं बैठेंगे। गांधी जी भाई कानून पढ़ के अबे किया रहा, तो कानून करे लागे अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने कहा अच्छा बड़ा कानून सिखाते हो, अभी बताता हूं। अंग्रेजों ने महोदय को बैग एंड बैग समेत फेंक दिया। कहां से? उस बोगी से निकाल करके अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को उनके साजो सामान के साथ कहा जाओ स्टेशन पर आराम करो। गांधी जी ने मन ही मन कहा कोई बात नहीं, याद रखूंगा ठाकुर, तुझे याद रखूंगा। मतलब क्या? अंग्रेजों मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुमने मुझे इस बोगी से बाहर किया है ना, केवल एक छोटा सा कंपार्टमेंट, याद रखना एक दिन वो भी आएगा जब मैं तुम्हें पूरे देश से न निकाल दिया तो मेरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी नहीं। गांधी जी ने ऐसा किया। गांधी जी के विषय में कहा गया, कविता लिखी गई, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। क्लियर? आइए देखते हैं। तो उस मेरिसबर्ग की घटना ने महात्मा गांधी के जीवन में भूचाल ला दिया। आज तक उनके साथ किसी ने इस तरीके से नस्लीय भेदभाव नहीं किया था। क्लियर हुआ ना? तो महात्मा गांधी ने सोचा यार कि जब मैं इतना पढ़ा लिखा एजुकेटेड आदमी हूँ और इस तरीके से मेरे साथ ये ट्रीटमेंट करते हैं, तो फिर यहाँ के जो पब्लिक हैं, जो इलिटरेट हैं, जो नॉर्मल आदमी है, आम आदमी है, उनके साथ तो ये बहुत बदतमीजी से पेश आते होंगे। महात्मा गांधी ने वहां के लोगों के लिए काम करना शुरू किया। अब जब उनको स्टेशन पर अंग्रेजों ने उतारा, ठंडक की रात थी, बेचारे ठुठरा परेशान ठंडी में। अब क्या करें? फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं था, है ना, ट्विटर नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, नहीं तो रील्स बना के डाल देते दादा भाई अब्दुल्ला के कि देखो अंग्रेजों ने हमें उठा के फेंक दी नहीं। एक रील्स बनाते कि अंग्रेज कैसे उन्हें फेंक रहे हैं, तो उधर से वो दादा भाई अब्दुल्ला को फिर फॉरवर्ड कर देते और दादा भाई अब्दुल्ला जो उनको ले गए थे अपने मुकदमे के लिए, वहाँ से आते उनको ले आते। खैर उसकी बात, वो तो बात की बात है। गांधी जी किसी तरीके से उस ठिठुरन भरी रात में पूरी तरह उस स्टेशन पर रहे मेरिसबर्ग पर, और सुबह फिर वो प्रिटोरिया पहुंचे जहां उनका गंतव्य था। जब महात्मा गांधी ट्रांसवाल प्रिटोरिया पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि जो भारतीय गिरमिटिया मजदूर हैं, किसी दिन मैं गिरमिटिया मजदूर इसी टॉपिक में बताऊंगा, जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो गिरमिटिया मजदूर क्या होते हैं उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो जो वहाँ के मजदूर थे, उन मजदूरों के स्थिति को देखते हुए महात्मा गांधी ने वहाँ की सरकार के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई वो महात्मा गांधी ने कहाँ से शुरू की? साउथ अफ्रीका से भाई, साउथ अफ्रीका से शुरू की। और धीरे धीरे उनके सत्याग्रह के फलस्वरूप वहाँ के निवासियों को कुछ सुख सुविधाएं वहाँ की सरकार ने प्रदान किया। आइए देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध, इसकी क्या भूमिका रही हमारे देश में राष्ट्रवाद के उत्पन्न करने में। देखते हैं राष्ट्रों के मध्य होने वाले गुप्त समझौते और संधियां प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। विश्व युद्ध दो गुटों में बंट गया, एक धुरी राष्ट्र जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की, और एक मित्र राष्ट्र सर्बिया, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और अमेरिका शामिल हुआ 1917 में, और वो भी मजबूरी में शामिल हुआ। कारण क्या था? जर्मनी ने अमेरिका के जो बंदरगाह था पर्ल हार्बर, उस पर अटैक कर दिया, उसके कई सारे जहाज डुबो दिए। तो क्या हुआ? फिर अमेरिका काफी क्रोध में आ गया और वो भी मित्र राष्ट्रों की तरफ शामिल हो गया। अब देखिए घटना क्या घटी। जब ये युद्ध शुरू हुआ तो इस युद्ध की तात्कालिक घटना क्या रही? तात्कालिक घटना ये रही कि ऑस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ बोस्निया की राजधानी सिराजेवो गए, जहां पर उनकी हत्या हो गई
और जो ये बोस्निया और सेरेजेवो थी वो ऑस्ट्रिया का एक सर्बिया का एक प्रांत था। यानी ये जो बोस्निया है वो सर्बिया का एक प्रांत था, सर्बिया एक राष्ट्र था। और सर्बिया कहाँ है? मित्र राष्ट्रों की तरफ है। और ऑस्ट्रिया कहाँ है? धुरी राष्ट्र की तरफ है। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर आरोप लगाया कि भैया देखो, तुम्हारे क्षेत्र में मेरे राजकुमार की हत्या हुई है, ये गलत बात है और इसका बदला मैं लूँगा। और ऑस्ट्रिया ने क्या किया? सर्बिया पर हमला कर दिया। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया, और इधर देखिए गुप्त संधियां हुई थी। इन गुप्त समझौतों और संधियों ने क्या किया? जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया तो सर्बिया के सपोर्ट में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान सब आ गए। अब जब ऑस्ट्रिया ने देखा, करे इनके तो पावर ज़्यादा होगा, यन है सबका न्योता पटेन कि चलो भैया लड़ाई करे खाओ। मतलब क्या हुआ कि जर्मनी, हंगरी और टर्की भी ऑस्ट्रिया की समर्थन में आ गए। अब यहाँ मामला देखिए क्या हुआ, मित्र राष्ट्र की गाड़ी हैवी पड़ गई और धुरी राष्ट्र की गाड़ी का धुरी टूट गया। हुआ क्या? मित्र राष्ट्र से लड़ाई करते समय जो धुरी राष्ट्रों की गाड़ी की धुरी थी, एक्सल था, वो टूट गया। अब एक्सल जब टूट जाएगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर आप रेस में हैं, गाड़ी के रेस में, और आपके गाड़ी का एक्सल टूट जाए, धुरी टूट जाए, हार जाओ भैया, नो डाउट, आप यू आर डिफीटेड। तो ऐसे इनकी जब धुरी टूट गई तो ये हार गए युद्ध। अब युद्ध हार गए तब अब क्या हुई? अब तो संधि होगा, अब तो संधियां होंगी ना। अब देखिए कौन कौन सी संधि हुई, ये तो आपको जानी पहचानी संधि लग रही होगी। 1815 वाली, नाम वही है, समय बदल गया है केवल, जर्मनी के साथ हुई। अब ये यहाँ वर्साय की संधि हुई, इसका मतलब भविष्य में कुछ नया गुल खिलेगा। अब वो नया गुल क्या है अभी बताता हूँ। सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ हुई, सेब्रे की संधि टर्की के साथ हुई। अब देखिए, जब जब ये वर्साय की संधि हुई है तब तब कोई ना कोई नया गुल खिला है भैया। 1815 में वाटरलू के युद्ध के बाद वर्साय की संधि हुई। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रूस और इटली, जिसमें फ्रांस को लैंडलॉक कर दिया गया, फ्रांस के ऊपर जबरदस्ती बाउंड कर दिया गया, सारे कर्जे उसके ऊपर लाद दिए गए। फ्रांस ने क्या किया इस संधि के बाद? 1830 में और 48 में एक दूसरी क्रांति पैदा हो गई। कंसल्ट ऑफ यूरोप का निर्माण किया गया था 1815 में, यानी विश्व में फिर से कोई घटना या क्रांतिकारी घटनाएं ना घटें उसको रोकने के लिए, लेकिन वह कंसल्ट ऑफ यूरोप फेल हो गया। अब यहाँ देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि हो रही है। अब नया गुल क्या खिलने वाला है? यहीं से भैया द्वितीय विश्व युद्ध की सीडिंग शुरू। यानी अब अगली संधि जो ये हुई है वर्साय की, क्या करेगी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत यही संधि करेगी। अब इस संधि में क्या हुआ? जर्मनी को एकदम जकड़ दिया गया और जर्मनी ने जैसे हिटलर के सानिध्य में मौका मिला उसको, उसने क्या किया? ब्लास्ट कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा कर दी जर्मनी ने। तो ये खतरनाक संधि है वर्साय की, इतना ध्यान रखना। अब सेंट जर्मन की संधि ऑस्ट्रिया के साथ। अब भारत इसमें कहाँ इन्वॉल्व हो गया? भारत इसमें ऐसे इन्वॉल्व हुआ जब महात्मा गांधी लौट करके आए साउथ अफ्रीका से, तो 9 जनवरी 1915 डेट थी वो। तो प्रतिवर्ष हम 9 जनवरी को किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ध्यान रहे, 9 जनवरी किस रूप में भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। तो महात्मा गांधी जब भारत आए तो महात्मा गांधी ने कहा कि देखो भाई, क्योंकि अंग्रेज हमारे राजा हैं, हमारे हुक्म हैं, तो हमें अपने हुक्म का पालन करना चाहिए, अपने हुक्म का
पालन करना चाहिए, हम उनके आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे राजा हैं, हमारे पालनकर्ता हैं। तो अंग्रेजों ने लोगों से आह्वान किया कि भैया आप लोग प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होइए, और अंग्रेज कह रहे हैं कि हम आपको स्वतंत्र कर देंगे धीरे धीरे। अंग्रेजों ने गांधी जी को भी गोली दे दी, लालीपाप दिया गांधी जी को। गांधी जी को भारतीय लोगों ने सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट की उपाधि दे दी। कहा ये तो चाहते हैं कि भारतीय अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ें, लेकिन मौका परस्त अंग्रेज जब युद्ध जीत गए तो महात्मा गांधी को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया कि जाओ रहा दो, हम आज़ादी वादी ना दे पे बेतुका, तुम लोग इसके पात्र नहीं हो। महात्मा गांधी को तो बड़ा बुरा लगा। इस युद्ध में जब गांधी जी ने अंग्रेजों की मदद की तो गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। क्लियर? आइए देखते हैं। तो सेब्रे की संधि तुर्की के साथ हो गई। अब तुर्की का भारत के साथ क्या संबंध, इसको हम डिटेल में जब खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ऐसे मोटा मोटा मैं आपको एक समरी बता दे रहा हूं। टर्की जो था वो खलीफा का क्षेत्र था, मतलब जो ऑटोमन एम्पायर था वही खलीफा का क्षेत्र था। खलीफा का मतलब इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा गुरु, जिसको हम खलीफा कहते हैं, वो टर्की में रहता था। अब टर्की यहाँ देखिए धुरी राष्ट्र के साथ शामिल है। जब टर्की धुरी राष्ट्र के साथ है तो टर्की के साथ भी अंग्रेजों ने जबरदस्ती संधि की, और भारतीय मुसलमान ये चाहते थे कि जो अंग्रेज हैं वो टर्की के साथ कोई अमानवीय संधि नहीं करेंगे, और अंग्रेजों ने हम मुसलमानों को तब तक बेवकूफ़ बनाए रखा जब तक वो युद्ध जीत नहीं गए। उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम टर्की के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। और मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सपोर्ट किया, लेकिन युद्ध हारने के बाद जब धुरी राष्ट्रों की धुरी टूट गई, वो युद्ध हार गए। अंग्रेज बड़े दुष्ट, आप आगे पढ़ोगे कैसे इन्होंने मौका परस्ती का काम किया है। भारत के राजाओं में, भारत की जनता में एक सबसे बड़ी कमी है, पूरा इतिहास गवाह है, वो है माफ कर देना। आप देखो पहला टर्निंग पॉइंट 1191-92 तराइन का प्रथम युद्ध, मोहम्मद गौरी और कौन, पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी प्रथम युद्ध में हार गया। पृथ्वीराज चौहान कहें आई एम अ किंग, आई एम अ राजपूत, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, दोबारा लौट के मत आना। मोहम्मद गौरी ने कहा अच्छा ठीक है। दोबारा मोहम्मद गौरी फिर लौट के आया, पृथ्वीराज चौहान को माफ़ किया क्या? नहीं, कहा कि मैं राजपूत नहीं हूँ, माफ़ करना मेरे फितरत में नहीं है। मैं क्या कह सकते हैं उसको, घायल सांप को छोड़ नहीं सकता, वो डस जरूर लेगा दोबारा। और उन्होंने क्या किया, सैक कर दिया, है ना। तो ये सब कहानी है, आदमी को इतिहास से सीख लेना चाहिए। तो यहाँ पर टर्की के साथ अंग्रेजों ने, अंग्रेज कब तक मुसलमान और हिंदू को सपोर्ट करते रहे प्रथम विश्व युद्ध में, जब तक वो युद्ध जीत नहीं गए, जब तक उनको लग रहा था कि हमें मुसलमानों और हिंदुओं का साथ चाहिए। और जैसे ही वो युद्ध जीते, टर्की चूंकि धुरी राष्ट्र की तरफ था, इसलिए वही व्यवहार किया गया जो अन्य राष्ट्रों के साथ किया गया, यानी घृणा का व्यवहार। टर्की कुछ कर नहीं पाया, और इसी को लेकर के भारतीय मुसलमानों ने भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। वो तो बाद में ऑटोमन साम्राज्य में जो शासक हुआ, तो वहाँ पर खुद शासक ने क्या किया, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, और उसी दौरान खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया। अब एक घटना और आती है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद की तत्कालिक घटना थी, वो था रॉलेट एक्ट। हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध में देश में होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए
एक रॉलेट एक्ट बनाया गया था, एक कानून बनाया गया था। उस कानून का उद्देश्य था कि जो देश है वहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों को रोका जाए। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, खत्म हुआ, तो इस कानून को भी समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन अंग्रेज चालाक थे। उन्होंने कहा कानून खत्म ना करो, कानून खत्म कर दोगे तो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ जाएंगी। तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी का उद्देश्य था कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली क्रांतिकारी गतिविधि को नियंत्रित करने हेतु इस कानून को पुनः जीवित कर दिया गया और इसका भारतीयों ने विरोध किया और इसे काला कानून कहा। और इस कानून में व्यवस्था की गई थी कि एक बंद कमरे में जज के सामने उस अपराधी को प्रस्तुत किया जाएगा जो पकड़ा गया है क्रांतिकारी के रूप में, देशद्रोही के रूप में, और वो किसी भी प्रकार का ना तो वकील कर सकता है, ना अपनी बात रख सकता है ना, ना अपील कर सकता है जज के विरोध में बड़ी अदालत में जाकर के। मतलब एक तरीके से पूरा निरंकुश कानून। तो महात्मा गांधी ने इस कानून के विषय में कहा कि यह बिना वकील का, बिना अपील का और बिना दलील का एक काला कानून है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि यदि क्रांतिकारी घटनाएं एक बीमारी है, यदि क्रांतिकारी घटनाएं एक बीमारी हैं, तो रॉलेट एक्ट उस बीमारी का गलत इलाज है। सही इलाज करो भाई, हमको आज़ादी दे दो, हम काहे क्रांति करेंगे, है ना। तो सही इलाज तो यह था, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं कर किए। तो इस रॉलेट एक्ट के विरोध में 9 अप्रैल 1919 में रामनवमी के दिन अमृतसर में वहाँ के 2 बड़े लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के नेतृत्व में जनता ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। लेकिन 10 तारीख को सरकार ने इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जनता ने इन नेताओं के समर्थन में जुलूस भी निकाला, लेकिन कोई मामला सॉल्व नहीं हुआ। धीरे धीरे विरोध बढ़ता रहा और ये विरोध इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसकी परिणति ठीक 3 दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में परिणित हो गई। महात्मा गांधी दिल्ली से पंजाब होते हुए दिल्ली से पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन हरियाणा के पलवल में भी उनको कैद कर लिया गया कि नहीं, आप पंजाब नहीं जाएंगे। तो अगली जो टॉपिक हमारी होगी वो होगी जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सी टॉपिक होगी भाई, ये देखते हैं। अगली जो टॉपिक हमारी होगी वो होगी जलियांवाला बाग हत्याकांड। मतलब यह अपने समय की एक जघन्य या कह ले कि क्रूरतम से भी क्रूरतम घटना थी, जिसमें लगभग 379 लोग मारे गए और 1200 से ज़्यादा लोग घायल हुए इस घटना में। और जनरल ओ डायर और जनरल आर डायर का नाम इस घटना से जोड़ा जाता है। तो ये रहा आज का टॉपिक। कैसा लगा लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट और आपका शेयर हमारा उत्साहवर्धन करता है। हम अध्यापकों का ये कर्तव्य बनता है कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखें। यदि अध्यापक नया सीखने से वंचित रह गया तो समझ लीजिए उस दिन से वह अध्यापक मृत प्राय हो चुका है। इसलिए नया करिए, नया सोचिए और अपने बच्चों को नया दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।